सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और प्रोग्राम के मौजू की तरफ आने से पहले लाहौर में अब से कुछ देर पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सूबाई वजीर असद खोकर के भाई को जाँबाक कर दिया गया। उनके बेटे असद खोकर के बेटे की शादी की तकरीब चल रही थी और उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक थे। वो वहाँ से चले गए और उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक शख्स ने फायरिंग की और इस फायरिंग की जद में आकर मुबश्शिर खोकर, जो असद खोकर के भाई हैं, वो जाँबाक हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम नाजिम को गिरफ्तार किया। नाजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उस बयान की तफसीलात कुछ ऐसे सामने आई कि मुबश्शिर खोकर को उसने बताया कि वो उसके चचा के कत्ल में मुलव्विस था। कुछ अरसे पहले उसके चचा को कत्ल किया गया था और उसी कत्ल का बदला लेने के लिए आज उसने ये काम किया है और मुबश्शिर खोकर को कत्ल किया है। अब वो पुलिस की इस वक्त तहवील में है और अब सूरत हाल वहाँ पर क्या है और ये जिस वाक़े का वो बता रहा है उस वाक़े की हकीकत क्या है और ये कितने अरसे पहले पेश आया था, इस बारे में मज़ीद डिटेल जानते हैं। जाबिर वक्कास बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जाबिर, बताइएगा, इस वक्त ये वाक़या कुछ देर पहले पेश आया, नाजिम को, जो मुलजिम है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसने जिस वाक़े का हवाला दिया कि उसने ये ज़ाती दुश्मनी की वजह से अपने चचा के खिला लिया है, तो वो वाक़या कब पेश आया था और उसमें मुबश्शिर खोकर के मुलव्विस होने के कहीं कोई शवाहिद मौजूद थे? उसकी तफ्तीश या कोई कार्रवाई उस सिलसिले में पुलिस कर रही थी? और फिर इस वाक़े की तफसील से भी आगाह कीजिएगा ज़रा। जी बिल्कुल, ये वाक़या तो आज यहाँ पेश आया फार्म हाउस के ऊपर, जहाँ पर ये मलिक असद खोकर साहब का अपना फार्म हाउस था, जहाँ पर उनके बेटे की वलीमे की तकरीब जो है वो जारी थी। और वहाँ पर आज जो है वो वहाँ पर सीएम पंजाब जो है उस्मान बुज़दार वो भी मौजूद थे और इसके अलावा जो है वहाँ पर दीगर सूबा वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान जो है वो सीएम पंजाब जो है वो तकरीब से निकलते हैं और उनको सी ऑफ करने के लिए मलिक असद और दीगर लोग जो हैं वो बाहर आते हैं और उनको उनकी गाड़ी में बिठाते हैं। उनको गाड़ी में बिठाने के बाद ये सेकंड्स का मामला है कि वो गाड़ी रवाना होती है और 20 से 30 मीटर दूर जाती है और उसके बाद गाड़ी के ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए ये जो नाजिम नामी एक हमलावर है उसने फायरिंग जो है वो कर दी और जिसे मलिक मुबश्शिर जो है वो 4 गोलियां उनके लगी थी, जो है वो उनके सर के तरफ लगी हैं और उनके जो कंधा है उसकी तरफ लगी हैं और इस वजह से जो है वो उनकी डेथ हो गई और शदीद ज़ख्मी हालत में उनको निजी हॉस्पिटल, जहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में यहाँ पे मुंतकिल किया गया था। इसके साथ ही एक और ज़ख्मी जो कि वहाँ पर मौजूद था उसको भी यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। मलिक असद खोकर साहब यहाँ पर आए थे, CCP लाहौर DIG इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन यहाँ पर आए, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ से जा चुके हैं। मलिक असद जो है वो अपने घर जा चुके हैं। जाबिर, यहाँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भी यहाँ सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी कि पार्किंग एरिया में ऐसे शख्स मौजूद थे जिनके पास असला भी था। वहाँ पर उन्होंने 4 फायर भी कर दिए। वहाँ आसपास कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं थे? देखें, इस हवाले से अगर थोड़ा सा पस मंज़र से आपको आगाह करूं तो खोकर बरादरी जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुश्मनी आपस में भी है और बाहर भी। गट्ठा फैमिली जो है, गट्ठा बरादरी जिसे कहा जाता है, मानो वालो चूंग की ये फैमिली है जिसके बारे में अभी तक बताया जा रहा है कि नाज़म को उन्होंने ही भेजा था और ये उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गट्ठा फैमिली। और इन्हीं के साथ जो है वो पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा अफराद जो हैं वो दोनों तरफ के हलाक हो चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं और ये वही एक सिलसिला था जिसकी वजह से ये शख्स यहाँ पर मौजूद था। अब बात यह है कि यहाँ पर शादी की तकरीब थी और बहुत बड़ी तादाद में मेहमान भी मौजूद थे वहाँ पर और लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो है ब्रेक ये हुआ है कि सीएम पंजाब वहाँ पर मौजूद थे और इस दौरान जो है वहाँ पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी मौजूद होने के बावजूद ये भी बताइएगा कि ये मुलजिम नाजिम ये अकेला ही वहाँ पर असले समेत मौजूद था या इसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे? ये गिरफ्तारी सिर्फ नाजिम की हुई? अभी तक एक ही शख्स गिरफ्तार हुआ है, इसके कोई साथी वगैरह वहाँ पर नहीं थे, अकेला था ये? बिल्कुल। देखें, इस हवाले से जो इब्तदाई मालूमात हैं उसमें 2 अफराद का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब जो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ उसमें एक ही शख्स सामने आया जिसका नाम नाज़म है और वो मानो वाला चूंग का रिहायशी है और उसने जो है वो अभी तक ज़राए ने हमारे कंफर्म किया है कि इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश में उसने कहा है कि उसके चचा को कत्ल किया गया था जिसका बदला लेने के लिए उसने मलिक मुबश्शिर को कत्ल किया है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास। आपसे वक्तन फ़वक्तन इस बारे में मज़ीद अपडेट्स भी, इस स्टोरी में कोई डेवलपमेंट होती है तो आपसे फिर रब्ता करेंगे और उस बारे में मज़ीद भी तफसीलात आपसे जानेंगे। फ़िलहाल आपका बहुत शुक्रिया और अब कुछ ज़रा मियां नवाज़ शरीफ के मामले की बात करते हैं।
तो जनाब, बरतानिया ने मियां नवाज शरीफ के वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त को जैसे ही मुस्तरद किया है तो हुकूमती हलकों में एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई है और हुकूमत के वज़रा को, हुकूमती पार्टी के तर्जुमानों को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ही दिन में मियां नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद होंगे और फिर वो तमाम केसेस जो उन पर पहले चल रहे थे, जिस तरह वो जेल में मौजूद थे, वो सूरत हाल एक बार फिर से हो जाएगी। लेकिन आपको आज से थोड़ा एक साल पहले लेकर चलते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक इंटरव्यू दे रहे थे, टीवी इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनको बरतानवी वज़ीर ही बात करनी पड़ी मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, और अगर कोई भी कदम उठाना पड़ा, बरतानिया भी जाना पड़ा, तो वो ये तमाम इकदाम उठाएंगे। आज से एक साल पहले क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ज़रा ये सुनिए। तो इस एक साल में शायद प्राइम मिनिस्टर को ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन्हें जाना पड़ता। इंटरव्यू में जो बात की गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, चूँकि चंद रोज़ पहले ही, 2 रोज़ पहले बल्कि, शेख रशीद वज़ीर दाखिला है, उन्होंने अपनी नाकामी का इस सिलसिले में एतराफ़ किया कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और वो इस काबिल नहीं है कि मियां नवाज शरीफ या अल्ताफ़ हुसैन को वतन वापस ला सकें। शेख रशीद ने इस बारे में क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लीजिए। मैं नहीं ला सकता, मैं भी नहीं ला सकता। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने हैं। सो मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूँ, ना अल्ताफ़ हुसैन को ला सका हूँ। तो हुकूमत ला नहीं सकती। वज़ीर दाखिला मौजूदा वक्त के खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो इन दोनों को वापस नहीं ला सकते, और मुस्लिम लीग नून ये चाहती नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, और उनका बयान ये था कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएं। जब तक डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देते, उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो वापस ना आए। जब पीडीएम बनी, पीडीएम की मीटिंग्स चल रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने भी पीडीएम की एक मीटिंग में मुतालबा किया था कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ और इस पीडीएम की मूवमेंट को यहाँ पर लीड करें, तो पीडीएम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उस पर मरियम नवाज ने क्या रिएक्शन दिया था, ज़रा ये भी देख लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। तो अब कानूनी नुक्ता निगाह से यहाँ 2 बड़े अहम सवालात मौजूद हैं कि मियां नवाज शरीफ के पास इस वक्त क्या क्या कानूनी ऑप्शंस हैं, वो किन किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए लंदन में अपने क़याम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, चूँकि उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त यही चाहती है कि मियां नवाज शरीफ जितना अरसा तवील क़याम लंदन में कर सकते हैं वो करें। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब वज़ीर आज़म ने 1 साल पहले अमली इक़दामात का यकीन दिलाया था और कानूनी तौर पर इन मामलों को आगे ले जाने की बात की थी, तो उसके बाद हुकूमत के पास क्या क्या कानूनी ऑप्शंस थे और किन किन ऑप्शंस पर हुकूमत ने इस 1 साल में अमल किया है, अब ये सवालात मौजूद हैं और इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। माहिर कानून अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अज़हर सिद्दीक साहब, सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल पहले ऐलान किया था कि वो बोरिस जॉनसन से बात करेंगे, खुद लंदन जाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की। क्या क्या कानूनी ऑप्शंस उनके पास मौजूद थे, कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस पर हुकूमत ने कोशिश की अमल दरामद करने की, इस सिलसिले में कोई कानून साजी करने की, और किस हद तक कामयाबी मिली है हुकूमत को, क्या समझते हैं आप अज़हर साहब? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर बातों की हद तक तो आप कह सकते हैं कि बड़ी बातें होती रही कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, हम ये रास्ता निकालेंगे। असूली तौर पर बात ये देखने की है कि क्या कानूनी तौर पर वो ऑप्शन एक्सरसाइज की गई नहीं। वो सवाल बड़ा सीधा सा है। लाहौर हाई कोर्ट ने जब 4 हफ्ते की इजाजत दी थी, पीरियोडिक रिपोर्ट लाने का कहा था, और कहा था कि मार्च 2020 में ये केस को लगाया गया था, जो अक्टूबर नवंबर 2019 में कहा था। उस केस को ही आज तक ना लगाने की कोशिश की, ना हालात और वाकयात बनाने की कोशिश की। फिर दूसरी मेन रीजन है बीमारी की बेस बनाई, इसमें कोई शक नहीं है, कख नहीं है कि डॉक्टर्स मिले हुए थे उनके साथ, किसी वक्त तहकीक हुई, सामने आ जाएगा। तो क्या हमने वो जो बातें होती रही, अगर ये मान भी लिया जाए, तो क्या हमने कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके उन डॉक्टरों को कानून के दायरे में लेके आए? वो भी सवाल है। नहीं। फिर हम आ जाते हैं हुकूमत बरतानिया के हवालगी के हवाले से। एक पॉजिटिव कोशिश ये की, अज़हर साहब, क्या इतने वसूख से कहा जा सकता है अभी, जब तक ये साबित ना हो जाए कि डॉक्टर्स मिले हुए थे, चूंकि उसमें तो हुकूमती डॉक्टर्स भी शामिल थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने खुद विजिट किया था नवाज शरीफ को, उनकी हालत को देखा था, रिपोर्ट्स को चेक किया था। देखिए जहां तक डॉक्टर यास्मीन राशिद का काम है, वो एक वजीर हैं, फैसल सुल्तान है, वो एक कंसल्टेंट के तौर पर तो आए नहीं थे, जो बोर्ड का हिस्सा थे। सवाल थे बोर्ड के हवाले से, जो कानूनी तौर पर हमें देखने वाली बात है वो बोर्ड के हवाले से बात है।
अब आती हैं अगली बात की तरफ। मिसाल यानी नवाज शरीफ की पीरियोडिक रिपोर्ट्स जानी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो नहीं आ सकी। उनकी बेल अल अजीजिया के अंदर एक्सटेंड होनी थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो मेडिकल रिपोर्ट्स ना ले सकी और बेल एक्सटेंड नहीं हुई और बेल खारिज हो गई। इंग्लैंड के अंदर वो वहां पर मौजूद थे, मेडिकल बुनियादों पर गए थे, लेकिन हमने देखा कोई मेडिकल रिपोर्ट्स या ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई और उनको कोविड की वजह से अमूमन होता है जब मल्टीपल वीजा आपका हो, मेरा भी 5 साल का मल्टीपल वीजा है, तो 6 महीने बाद आपको एग्जिट होकर दोबारा फिर आना होता है। तो यहाँ चूंकि वो अप्लाई करते रहे कि वो कोविड के हालात है उनकी वजह से ना मिल सका। अब उनका जो वीजा मेन जो रिजेक्ट हुआ है वो एक्सटेंशन की वजह से नहीं है कि वो अमूमन अप्लाई किया। जो मेन रीजन बनी कि इनका जो पासपोर्ट है, जो लैंडिंग डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप के हवाले से, वो रिन्यू नहीं किया। अब वो रिन्यू गवर्नमेंट ने नहीं किया, जब आप स्टेटलेस हो गए हैं, स्टेट है नहीं, तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। और उस वीजे को एक्सटेंड लेने के बाद तरीकाकार यही है कि जब होम ऑफिस रिजेक्ट करता है तो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है, वो ट्राइब्यूनल इस मामले को देखता है, 6 महीने से 1 साल लगाता है, उसके बाद उससे हायर ट्राइब्यूनल में जाती है और तकरीबन वो 5-6 महीने या साल का टाइम वो लेता है, फिर जुडिशियल रिव्यू भी है। तो जब तक नवाज शरीफ वहां पर मौजूद है, उनको जब तक उनकी फर्स्ट ईयर की अपील रिजेक्ट नहीं होती, उन्होंने निकाला नहीं जा सकता। ये एक अलहदा बात है कि अगर वो एक दफा इंग्लैंड से निकल गए, फॉर इंस्टेंस वहां से वो निकलते हैं, वो अमेरिका की यात्रा की जाती है, अभी कुछ टाइम ऐसा मियां साहब वहां गुजार सकते हैं और उस दौरान कानूनी तौर पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह से अपने केस को मजीद मजबूत कर सकें वहाँ रहने के लिए। तो इफ्तिखार साहब, ये इफ्तिखार साहब की तरफ से आते हैं। इफ्तिखार साहब, मियां साहब को अब क्या करना चाहिए? वापस इस वक्त आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और अगर वापस नहीं आते तो जो उनका एक सियासी मज़ाहमती बयानियाँ हैं उसको कहीं पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, क्या समझते हैं आप? जितने सालों से वो गए हैं, क्या उनके बयानी में कोई फ़र्क आया? क्या उनकी पार्टी टूट गई है? सारे जो MNAs हैं पार्टी छोड़ गए हैं, 166 MP पंजाब से भाग गए हैं। ये हम पता नहीं क्या किन बहसों में उलझ गए हैं। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जलालत है, गवर्नेंस है नहीं है। जिस किसी ने भी ये कहानियां शुरू करवाई हुई हैं, जिस अदारे ने भी, बड़ी कामयाबी से वो सही जा रहा है। जो मुल्क के इशू हैं उन पर बात होनी नहीं चाहिए, ना होती है ना हम कर रहे हैं। हमारी बहस यही है कि ये जो वीज़ा है कि कितने महीने का था, अब वीज़े के बाद क्या होगा, अब ट्रिब्यूनल क्या फैसला करेगा, ये हमारे मसाइल हैं। इनका कोई तल्लुक पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से नहीं। लेकिन इफ्तिखार साहब, जाहिर है जब नून लीग ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ तो लोगों के दिलों में बसते हैं, तो फिर उनका ताल्लुक तो लोगों से बन जाता है। और जहाँ तक महंगाई, बेरोजगारी और मुल्की मसाइल की बात है, तो अभी ये 2 रोज पहले तक इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन जी, जब वो ये लोग कहते हैं ना कि दिलों में बसता है, तो उसका अब अंदाजा हमें अगले इंतखाबात में होगा। तो क्या हम अगले इंतखाबात तक तमाम जो चीज़ें हैं इनको भूल जाएं, इन पर बात ही न करें, इनमें मुल्क में डिबेट ही ना हो, ना खैबर पख्तूनख्वा में हो, ना बलूचिस्तान में हो, ना सिंध में हो, ना पंजाब में हो। ये बात समझने सोचने की है कि किसी भी ताकत ने बहुत पहले ये तय कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर इश्यूज पे बात नहीं होनी, क्योंकि जब इश्यूज पे बात होगी तो फिर बड़े सवाल उठेंगे कि एक खास तबके के पास पैसा क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, और गुर्बत बढ़ क्यों रही है। जब ये सवाल उठते हैं तो फिर इफ्तिखार साहब, ये कानून अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग, ये आपको इस मुल्क का क्या इशू नहीं लगता? जिस तरह मियां नवाज शरीफ गए, क्या एक आम इंसान जो जेल में मौजूद होता, क्या वो इस तरह आराम से जा सकता था मुल्क से बाहर इलाज के लिए? तो ये कानून की अमलदारी क्या एक आम आदमी का मसला नहीं? बिल्कुल आपको जिसने ये सवाल समझाया है उसने शायद आपको ये नहीं बताया कि मियां नवाज शरीफ खुद नहीं गया। समझ आई? किसी ने नहीं समझाया ये सवाल, मैंने खुद आपकी बात से ये नतीजा निकाल गया था। मेरी बात मेरी सुन लीजिए जी। नवाज शरीफ खुद नहीं गया जी। नवाज शरीफ नैब की कैद में था, वहां पे बकौल नवाज शरीफ और बकौल नैब उसकी तबीयत खराब हुई। वो नैब की निगरानी में हॉस्पिटल आया गया, वो हुकूमत की निगरानी में उसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा गया जिसमें उसके तबी माना हुआ। उसको हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से बाहर भेजा।
बिल्कुल मैं चाहूँगा सब मरीज जो इस नौइयत के हों उनको ये सहूलत दी जाए। सही, तो आप कह रहे हैं खुद। तैमूर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे पता है बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, बस एक सवाल मैं इफ्तिखार साहब से और कर लूँ। आप इफ्तिखार साहब चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं गए, लेकिन इस वक्त वो आ भी तो खुद नहीं रहे ना, हुकूमत तो बुला रही है, वक्त उनका पूरा हो चुका जितने वक्त के लिए गए थे, अब वो आ भी तो खुद नहीं रहे। नहीं होता, किसी का वक्त नहीं पूरा होता, वो वाइड एक्सकॉन्डर नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हजारों अदालती मफरूर हैं, वो तो खैर पाकिस्तान में नहीं है, इनके काबू नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान में हजारा अदालती मफरूर हैं, रियासत और रियासती अदारे उनको पकड़ने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्या इस सवाल का भी कोई जवाब देगा? सही, चलें इफ्तिखार साहब मैं आपकी तरफ जरा वापस आऊँगा थोड़ी देर में। वो जो गिलगित और आज़ाद कश्मीर में फिर इलेक्शन में फिर अगर मियां नवाज शरीफ इतने पॉपुलर लीडर हैं, फिर नून लीग क्यों आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जीती, इस पर बात करेंगे। तैमूर साहब पीपल्स पार्टी अब इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? एक सेकंड, मैंने कब कहा? जी, आपने कहा कि अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, आपने कहा कि अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, तो ये इलेक्शन अभी 2 हुए थे रिसेंट पास में, आज़ाद कश्मीर का भी और गिलगित जब आएगा फिर देखेंगे। तो ये इन इलेक्शंस के जो नतीजे हैं उनको उसकी बुनियाद पर आप पॉपुलैरिटी का नहीं फैसला कर सकते, नतीजा नहीं निकाल सकते। उन इलेक्शंस के अंदर भी 2 चीजें जो जाननी चाहिए, बतौर आप स्टूडेंट हैं इस जर्नलिज्म के, देखना ये है कि वहाँ पे कितने वोट लिए और क्या हुआ। एक प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में है, जिसको हमने जमहूरियत जो ली है वो बरतानिया से ली है, जिसके 51 वोट होते हैं वो क्रॉस करके जीत जाता है, जिसके 49 वोट्स होते हैं वो हार जाता है। यही राइज है इस वक्त जमहूरियत दुनिया के अंदर, और यही राइज है जमहूरियत पाकिस्तान में। हम इसी की बुनियाद पे फैसले करते हैं कि कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है। अब देखा जाए कि पॉपुलर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो गिलगित बल्तिस्तान में वोट मिले, क्या वो वोट उन वोटों से कम थे जो जीतने वाले ने लिए? मेरा जवाब है कि शायद इतने कम नहीं। एक बात, ठीक है इफ्तिखार साहब, अगर इजाजत दें इस पर अगर इजाजत दें काइंडली, इस पर हम ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे। तैमूर साहब को मैं ब्रेक से पहले थोड़ा सा मौका देना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि तैमूर साहब हुकूमत ये चाहती है मियां नवाज शरीफ घड़ी की चौथाई में मुल्क वापस आ जाएं, नून लीग ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहीं रहें, जितना टाइम वहाँ गुजार सकते हैं वहाँ गुजारें। पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल में क्या चाहती है? चूँकि ज़ाहिर है मुल्क की 3 बड़ी जमातों का जब नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, बेसिकली ये नून लीग का अपना एक स्टांस है, उनको बेहतर पता है। अगर मैं कोई बात करूंगा तो मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। अगर नून लीग कह रही है कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। अब ये तो ऊपर से कोर्टों का फैसला है। आज जो अपील रद्द हुई है नवाज शरीफ साहब की, तो आई एम श्योर देयर गोइंग टू री अपील। ये जब री अपील में जाएंगे वहाँ पर आई एम श्योर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देंगे, तो अगर इनकी अपील सही होगी, मुस्बत होगी, तो आई एम श्योर उनका स्टे एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं होगी तो वैसे भी उनको हुक्म मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशराइज करने का टाइम नहीं है। अगर कोई बीमार है, अगर किसी को इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे आज हमारे पास कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पीटीआई की हुकूमत कर, जिन्होंने हर चीज़ छोड़कर मुल्क की तबाही बर्बादी कर दी है। इकॉनमी कहाँ पहुँच गई है हमारी, आपकी महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आम आदमी मिडिल क्लास का तबका भी जो है वो आज 2 वक्त की रोटी इज्जत से नहीं खा सक रहा। तो इनके ऊपर भरोसा करके और किसी को वापस लाना मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता है। सो दिस इज बेसिकली देयर डिसीजन फॉर नून लीग, पर जो पॉलिसी पीटीआई की उन पे कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं इन तक कार्रवाइयों के लिए। लेकिन तैमूर साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से सवाल इसलिए ये पूछा जाता है चूँकि अभी आसिफ अली जरदारी साहब जब भी कोर्ट्स में पेश होते हैं, हम देखते हैं कि वो मास्क भी लगाए हुए होते हैं, प्रोटेक्टिव शीट भी उन्होंने ली हुई होती है, हाथ में उनके एक स्टिक भी होती है, कोई उनको सहारा देकर ले जा भी रहा होता है, तो पता चल रहा होता है कि उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, इस वक्त बहुत क्रिटिकल उनकी कंडीशन है। तो वो भी पाकिस्तान में इलाज करा रहे हैं, वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में उनका इलाज हो रहा है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर गए, वापस नहीं आ रहे। पीडीएम की मीटिंग में जरदारी साहब ने डिमांड भी की थी कि मियां साहब वापस आएँ, पीडीएम को लीड करें फ्रंट से। फिर मरीम नवाज साहबा ने उस पर बड़े रिएक्शन दिया था, अभी हमने इब्तिदा में वो सुनाया भी। इसलिए पीपल्स पार्टी से उसका स्टांस इस बारे में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि जरदारी साहब तो यहीं मौजूद हैं, यहीं इलाज करा रहे हैं। देखिए जी, हम हर किसी की लीडरशिप करते हैं, की इज़्ज़त करते हैं। हम नवाज शरीफ साहब की भी इज़्ज़त करते हैं, मरीम नवाज साहबा की भी इज़्ज़त करते हैं।
पर मतलब जो आप जो है आसिफ अली जरदारी साहब, वो शेर है, वो मर्द मुजाहिद है जिसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। जितना अरसा उन्होंने जेल काटी बगैर किसी रीज़न के, कोई केस उन पर प्रूव नहीं, अपनी ज़िंदगी के जो गोल्डन ईयर्स थे उन बेचारों ने सारे वो जेल में काट दिए, और आज भी वो लड़ने को, झगड़ने को और अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेने को तैयार खड़े हुए। जो जिगरा जरदारी साहब का मेरे ख्याल से वो कहीं और ढूंढना मुश्किल होगा या फिर नामुमकिन होगा। लेकिन ताहिर तैमूर साहब, शेर तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी का भी निशान है, और अब पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? अभी आप लोग ज़ाहिर पीडीएम में इकट्ठे थे, नून लीग भी आपके साथ थी, दीगर जमातें भी साथ थी, पीडीएम से आप अलहदा हुए, पीपल्स पार्टी इस वक्त अलग ऑपोजिशन कर रही है, नून लीग एक अलग ऑपोजिशन कर रही है। अभी अगर आने वाले दिनों में आप लोगों को अगर इत्तेहाद का कोई चांस है तो वो आप लोग ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब से बातचीत करना चाहते हैं, वो पार्टी के सदर हैं, तो जरदारी साहब ये चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मियां साहब वापस आएँ नहीं आएँ, हमारे मुल्क की अपोजिशन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? अरबाब साहब, आपको ज़रा देखना पड़ेगा एक चीज़ को कि जब पीडीएम बनी थी या जब पीडीएम हमने बनाई थी, और काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी, जो एडवाइस होती थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, उस पर सब अमल दरामद करते थे। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये था कि उस ज़माने में 3 बाई इलेक्शंस हुई। उन 3 बाई इलेक्शंस में जिस लीड से और जिस तरह से पीडीएम की जमातें, बेसिकली जमातें तो दो ही हैं, आपकी नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, जिस लीड से वो जीती वो बड़ी बात है। आप सोचें, पहली बार ये पाकिस्तान में हुआ, पहली बार जो जमात वफाक में फेडरल गवर्नमेंट लेके बैठी हुई थी वो 13 में से 12 इलेक्शन हार गई। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या ऑथेंटिसिटी है या क्या इफेक्टिवनेस है जब नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाती है। ये चीज़ें हमें रखनी पड़ेगी। यस, जो हुआ सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हमें साथ चलना चाहिए था, हमें आगे जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ साहब के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, उसको कायम दायम रहना चाहिए। आपने देखा अभी एजेके में भी हमने आखिर में आके कुछ अलायंस की, हमने एक साथ अपना पीएम का कैंडिडेट को वोट किया, हमने एक साथ अपोजिशन लीडर चूज किया, हमने एक साथ जो है रिजर्व सीट पे भी वोट किया। तो ये अगर आप सोचें अलायंस थोड़ा पहले होती, और अगर आप हर एक सीट पर काउंट करें पीपल्स पार्टी के और नून लीग के वोट मिलाएं, तो मेरे ख्याल से 4 सीटें भी पीटीआई की जमात। तो सो आई थिंक देयर इज नो हार्म, इनफैक्ट इट्स अ गुड। हाँ, लेकिन तैमूर साहब, अभी अगर हम पिछले 1-1.5 महीने को देखें तो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुकूमत ने जीता, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन भी जीता, तो एक ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक जैसे मोमेंटम सियासी तौर पर हुकूमत ने पकड़ लिया। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, तीनों मेहमान ये मौजूद हैं साथ, वापस आते हैं तो अजहर सिद्दीक साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब के ऑप्शंस पर भी बात करनी है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर इफ्तिखार साहब से और तैमूर तालपुर साहब से ज़रा आज़ाद कश्मीर और फिर खासतौर पर सियालकोट का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, हुकूमत ने वो सीट जीत ली जबकि वो नून लीग की सीट थी, उस पर भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, तैमूर तालपुर साहब, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अजहर साहब, बिल्कुल वक्त ज़ाय किए बगैर आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आता हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब के वो अगर वहाँ पर स्टे करना है, उनके पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या क्या हैं और मज़ीद कितने अरसे तक आप समझते हैं, कितने माह तक या कितने साल अभी वो मज़ीद लंदन में गुजार सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास अपील उन्होंने दायर कर दी हुई है वीजा रिफ्यूज होने के बाद। अपील की ग्राउंड इज वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए मुश्किल इसलिए होगा कि मेडिकली वो साउंड नहीं है, क्योंकि वो ना वो हॉस्पिटल्स में जाकर अपने आप को ऑपरेट कर सके। ह्यूमन राइट्स के अलावा उनकी एक्सटेंशन का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता है। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्हें वो बिल्ड करना पड़ेगा मेडिकल रिकॉर्ड। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शायद एक आध ऑपरेशन करवाना भी पड़े और प्लेलेट शायद ऊपर नीचे जो यहाँ पाकिस्तान में होते रहे शायद वहां भी हो जाए आने वाले दिनों में। उसके अलावा बहुत पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती और लेकिन उन्हें एक एडवांटेज रहेगा। लेकिन मैं एक खबर आपको मैं दे देता हूँ, उनके लिए बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट हो रही है और 14 अगस्त वाले दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहां इकट्ठी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पिटीशन तैयार हो रही है, उन्होंने डिमांड ये कर रहे हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। और एक केस और याद रखिएगा, ये नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है, 2 केसों में इनको सजा हो चुकी है और खास तौर पर आप इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से और जहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी अब हरकत में ऑलरेडी आ चुकी है, वो एक अलग इशू मौजूद है। दूसरा जो पॉसिबल है ना, अब इसका मतलब कि टेक्निकली चांसेस बहुत कम है कि मियां साहब की अपील को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले। अगर ये अपील भी मुस्तरद हो जाती है तो फिर कितना टाइम मिलेगा मियां साहब को वहां स्टे करने के लिए? देखिए मैं बताऊं, देखिए अमूमन जब अपील दायर कर दी जाए फर्स्ट ईयर की तो वहां आपको स्टे मिल जाता है। अमूमन अपील डिसाइड होने में 6 से
एक 6 माह से 1 साल लगता है, फिर आगे 1 साल मिल जाता है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में तो आ जाएगा। फिर वो दूसरी पॉसिबिलिटी एंटरप्रेन्योर के वाले से बिजनेसमैन के तौर पर वीजा ले सकते हैं, पॉलिटिकल असाइलम वो लेंगे नहीं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर इस मामले को सीरियसली लेके चलना चाहती है तो इनको एक्सट्रेडिशन की तरफ चलना पड़ेगा, और उनके जो वहां पर होम डिपार्टमेंट और उनके दरमियान जो अपील है ना, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां फरीक बन नहीं सकती है। नवाज शरीफ अगर वहां से इंग्लैंड से छोड़ के किसी और मुल्क में अगर जाते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जाने की, अमेरिका वगैरह अगर वहां के जाते हैं, अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो वापस इंग्लैंड में नहीं आ सकेंगे जब तक पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट लेने के लिए या तो उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा या पाकिस्तान की अदालतों में रजू करना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी मैं बताऊं विन विन पोजीशन है। ये कहा जाए कि नवाज शरीफ अभी तक तो बेवकूफ बनाने में सिस्टम को कामयाब हो चुके हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट सीरियसली उस तरह से इश्यू को लेकर नहीं जा सकी। ठीक है, तो इफ्तिखार साहब, ज़ाहिर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब नून लीग को लीड कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से 26 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। अब मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में आप उनकी पार्टी को कहीं शहबाज शरीफ की क़यादत में कहीं कमज़ोर देखते हैं, या कहीं कोई फ़र्क नहीं है, मियां साहब की कमी इस वक्त नून लीग को नहीं महसूस हो रही? 2 साल से तो नहीं हुई और अभी भी मुझे नहीं नजर आता कि होगी। और जहाँ तक ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की बात कर रहे थे मेरे सीनियर दोस्त, ये बरतानिया में है फाइट टू कट सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। तो मेरा ख्याल है अभी कोई मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसा सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिम्मे पड़ा हुआ मेरे इल्म में नहीं है। अगर किन दोस्तों के इल्म में है उसमें इफ्तिखार साहब नाम लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों के 3 केसेस मौजूद हैं जो एनसीए ने टेकअप किए, वो पैसे देने पड़ गए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्लेम किए। जो आप हम पढ़ लिखी बातें कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लायर। सो आपने एक कानूनी नुक्ता उठाया, तो वो कानूनी नुक्ता कहता है कि द नेशनल क्राइम एजेंसी लीड्स द यूके फाइट टू कट सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि नवाज शरीफ ने कितना ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। लेट दी यूके कोर्ट डिसाइड दिस थिंग। और मोरओवर यूके कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उसने वीजा देना है नहीं देना है, ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला करना। हम बिला वजह इस मुल्क में इस बहस को लिए हुए हैं। इस मुल्क में जो दूसरे इशूज हैं हम उन पर बात करना नहीं चाहते। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले हाफ में भी, ये एक स्कीम के तहत ऐसा हो रहा है कि कई सालों से असल इश्यूज के ऊपर ना डिबेट अखबार में हो रही है, ना इंटेलेक्चुअल हो रही है, ना सियासी जमातें कर रही हैं, और ना मीडिया पे हो रही है। अब ज़ाहिर इफ्तिखार साहब, अभी आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर अभी आपने इब्तिदा में थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं 2 साल से नहीं नवाज शरीफ की कमी महसूस हो रही। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26, पीपल्स पार्टी 11 सीटें ले गई। तो वहाँ पर नून लीग ने नहीं कमी महसूस की। मियां नवाज शरीफ होते, उस कैंपेन में मौजूद होते, तो शायद कुछ सीटें ज़्यादा मिल सकती थी नून लीग को, हुकूमत को और टफ टाइम दे सकती थी वो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक अजीब किस्म की ट्रेडिशन बड़ी है, बुरी ट्रेडिशन है कि जो जमात इस्लामाबाद में बरसे-इक़्तिदार में होती है, वफाक में होती है, उसी के लोग इंतखाब जीतते हैं। और ये आप देखते रहें कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से देखें, फिर पीपल्स पार्टी जीतती है, फिर नवाज लीग जीतती है। ये एक गलत असर है। मैं इस असर के खिलाफ हूँ कि मैं इसलिए वोट दिए जाए कि चौंका सड़कें बनानी है, गलियां बनानी है, तो उसको वोट दिए जाए उस पार्टी को। तो इसका मतलब ये 26 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं और ऑपोजिशन उन पर धांधली का इल्जाम लगा रही है, प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगा रही है, तो फिर वो इल्जाम फिर गलत ही हैं। आज़ाद कश्मीर वालों ने जेन्युइन वोट दिया। देखें, आपने मुझसे जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया, ठीक। दूसरा सवाल का जवाब सुन लें, परसेंटेज ऑफ वोट देख लें, दोनों सियासी पार्टियां ने कितने वोट लिए और पीटीआई ने कितना वोट लिया। दूसरी बात, तीसरी बात 6 लाख लिए, नून लीग ने 5 लाख जी। तो आप जमा कर लेना वोटों को, पाकिस्तान तहरीक जी। फिर वो मसला आएगा ना, 1 लाख का फर्क है। बात तो है कि तारीखी तौर पे कश्मीर में वो पार्टी जीती है जो वफाक में होती है। कोई नई बात अनहोनी नहीं होगी। एक दूसरी बात है, फिर ये देखें कि वोट कितने हैं और फिर देखें पैसा कैसे लगा है। यानी 1 अरब रुपए का लफ्ज और 1 अरब रुपए का बात तो आपने भी सुनी होगी कराची में बैठ के। तो जब सियासत में इतना पैसा आ जाएगा और जब सियासत के अंदर नजरियात नहीं होंगे तो नताइज इससे भी बुरे हो सकते हैं। सही।
तो तैमूर साहब, अब ये ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके नतीजे को आप लोगों ने भी तस्लीम करने से इनकार किया, गो कि आप लोगों की 11 सीटें भी थीं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे मुल्क का एक ट्रेंड रहा है कि आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत ही हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। थोड़ी बहुत 2-4 सीटें आगे पीछे शायद कोई करने में कामयाब हो जाता हो, लेकिन ये इतनी बड़ी तो धांधली नहीं हो सकती कि आप या नून लीग की बहुत ज़्यादा सीटें कम कर दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में ले आया गया हो। आपने देखा कि पिछली इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से 3 सीटें उठाई थी, इस बार हमने उसको 11 का फिगर दे दिया, माने मल्टीप्लाइड बाय 4 गुना सीटें ज़्यादा उठाई और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में इसको फिर 4 गुना से मल्टीप्लाई करें तो आप समझ सकते हैं किसकी हुकूमत आनी है। आज जहाँ तक बात है वहाँ की इलेक्शन की, आपको क्या नहीं पता कि किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पे काम कर रही थी? ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आपने देखा किस तरह से इनके वजीर, वो जो है गंडापुर है, वो किस तरह से खुलेआम लाखों और करोड़ों की गाड़ियाँ बांट रहा था, लोगों के अंदर वोट परचेज कर रहा था। आपने देखा इलेक्शन डे पर वहाँ पे जाके डिप्टी स्पीकर समेत इनके वफाकी वजीर बूथों के अंदर जाके बैठ गए। तो इन्होंने जितनी धांधली करनी थी इन्होंने कर ली। धांधली ना करते तो इनकी शायद जो सीटें उसका चौथा हिस्सा भी ना होता। ये आपको पता है कि सर्टिफाइड तैमूर साहब, ऐसे वक्त में जब उस जगह पे इतना कुछ हो रहा था, फिर बिलावल साहब 1 हफ्ते के लिए 8 दिन के लिए वो अमेरिका चले गए इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन से, और वो उस कैंपेन को वहाँ से छोड़कर अमेरिका चले गए, तो उनकी उस वक्त वहाँ गैर मौजूदगी पर भी कई सवालात खड़े हो रहे थे। मैं बात पूरी करूं, जब चेयरमैन बिलावल साहब थे तो वो मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। तैमूर साहब बात मुकम्मल कर ले, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जी तैमूर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वहाँ से गए थे चेयरमैन साहब हफ्ते के लिए यूएसए, तो तब उन्होंने जगह खाली नहीं छोड़ी थी। वहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि हमें आसफा बीवी से मिलना है, उनको भेजें। तो एक अच्छा गैप आ गया, उन्होंने जाके अपना काम कर लिया और उसी गैप में उन लोगों को मौका मिला, वहाँ की जाली और जालियों की उन्होंने मुलाकात की आसफा बीवी से, जो कि उसने बहुत अच्छा बूस्ट दिया हमें वहाँ पे। तो हमने जगह खाली नहीं छोड़ी, हमने वहाँ पे एब्सेंस नहीं दिखाई, हमारी प्रेजेंस वहाँ पे ऑल थ्रू रही है। जी इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं हैरान होता हूँ कि हम लोग फिर वही बात इररिलेवेंट है। भाई एक इलेक्शन कैंपेन करने वाला वो अमेरिका जाए, बरतानिया जाए, वो टंगानिका जाए, उसका क्या फर्क पड़ता है? ये बात कोई नहीं आप में से करता कि उस हल्के के अवाम के मसाइल पर किसी सियासी जमात ने बात नहीं की। ये आप नहीं सवाल पूछते, आप ये नहीं पूछते कि वहाँ पे सड़कों की हालत क्या है, आप ये सवाल नहीं रेज करते अगर सड़कें अच्छी नहीं है तो किस पार्टी के पास प्रोग्राम है सड़कों को अच्छा करना, वहाँ की कम्युनिकेशन को अच्छा करना, वहाँ पे अच्छी इंटरनेट स्पीड देना, वहाँ पे जो एवर लॉन्चेस हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे जो हादसात होते हैं जो जिसको फ्लैश फ्लड कहते हैं उसका क्या करना है। हम ये बातें नहीं करते, हम ही कहते हैं यार वो इलेक्शन हो रहा था और वो अमेरिका चले गए। ओ भाई अमेरिका किसी काम से गया होगा ना, पहले से तय शुदा प्रोग्राम के तहत गया होगा। कता कलामी के माज़र इफ्तिखार साहब, लेकिन ईद के तीसरे रोज़ सरदार मसूद खान साहब मौजूद थे, उनसे 1-on-1 पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। उस दौरान उनसे वहाँ के तरक्याती कामों से मुतालिक बात हुई। उन्होंने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 5 साल में बहुत बेहतरीन काम हुआ आज़ाद कश्मीर में, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन 3 सालों में उसको आगे लेकर चल रही है। देखिए मेरी बात सुने, मैं चूँकि एक खुद पोलिटिकल वर्कर रहा हूँ और मैं साफी बाद में बनाऊँ, मैं समझता हूँ कि हमारा इशू जो है जमहूरियत किस लिए है। जमहूरियत लूट मार के लिए नहीं है, जमहूरियत है पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक फराम करना। और जब हम बुनियादी हकूक की बात करते हैं तो उसमें ये सब चीजें आती हैं जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। अगर आपने एक इंटरव्यू किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपको शाबाश मिलनी चाहिए, लेकिन उस इंटरव्यू की रेटिंग मजे की नहीं आई होगी क्योंकि वहां पर झगड़ा नहीं हुआ होगा। जब आप इंटरव्यू गंडापुर का करेंगे जो एक वाहियात गुफ्तगू करने का आदी है, उसका ज्यादा फीडबैक आता है। हम समाजी तौर पे, माशी तौर पे, ज़हनी तौर पे उस तबाही का शिकार हो रहे हैं जिसपे अल्लाह ताला हमारे पर दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तरफ ले जाए। सही, चलें तो तैमूर साहब ज़रा आखिर में थोड़ा सा ये जो सिंध काबीना में ये उखाड़ पिछाड़ हो रही है, इसकी वजूहात भी जानना थी। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अरबाब गुलाम रहीम साहब शामिल होते हैं, उनको सिंध की एक जिम्मेदारी दे दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के वो मुशीर बन जाते हैं,
उसके बाद ये अचानक से बिलावल साहब ने अपने वुज़रा मुशीरों को एक तब्दीलियों की लहर आ गई है, क्यों, इसकी वजूहात क्या है? क्या परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिन वुज़रा को हटाया गया, जिन मुशीरों को हटाया गया, या फिर ये नए लोगों को लाने का कोई और मकसद है? भाई पहले तो सबसे मैं आपसे किस जहान का ये फैसला है कि जो बंदा सिंध का चीफ मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर का एक स्टेटस होता है, उसको अगर वो फेडरल मिनिस्टर लगा देते कहीं तो मुझे बात समझ आती, पर चलिए ठीक है, फेडरल मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो इलेक्शन हार चुके हैं, हर बार इलेक्शन हारते जाते हैं, इसलिए वो नहीं बन सकते। उसको एडवाइजर तो बना देते, कम से कम एडवाइजर भी नहीं बनाया आपने। एक्स चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटस है वो कर दिया स्पेशल असिस्टेंट का, तो ये तो बड़ी ज्यादती मेरे ख्याल से अरबाब साहब के साथ हुई। उसके बाद आप लाए हैं एक ऐसे शख्स को जो कराची का या अपने कराची के अलावा बाकी शहरों का सिंध का सिस्टम संभालेगा। वो आदमी है जिसने अपने नौजवान 25 साल के भतीजे से इलेक्शन हारा है। एक एक्स चीफ ने अपने घर की सीट हारी है, बड़ी लीड से हारी है। उसके बाद उसी शख्स ने उमरकोट से, जो कि मेरा हल्का इंतखाब है, मेरे वालिद वहाँ से MNA, मैं वहाँ से MP हूँ, वहाँ से उन्होंने फिर बाई इलेक्शन लड़ी और उसमें उन्होंने जो लीड पिछली बार मरहूम अली मर्दान शाह ने थी उससे डबल लीड लेकर उन्होंने फिर यहाँ पे इलेक्शन हारी है। अरबाब, जिस बंदे को अवाम ने अपने गांव में अपने घर में रिजेक्ट कर दिया, थर में रिजेक्ट कर दिया, उमरकोट में रिजेक्ट कर दिया, अब उसको आप लेके आए कि वो चंग करेगा या वो अच्छा। पीपल्स पार्टी काबीना में क्यों इतनी बड़ी तादाद में तब्दीलियां कर रही है? एक ही बार में इतने सारे वुज़रा को, मुशीरों को आपने आगे पीछे कर दिया, इसकी क्या वजूहात हैं फिर? देखिए जी, हमें पहले दिन कहा गया था कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कंपेयर करें मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस को किसी की भी परफॉर्मेंस से, तो आप कंपीट नहीं कर सकते। आप अपने बोजदार साहब का हाल देखें, उनकी अपनी पार्टी के MNAs MPs खुलेआम टॉक शोज में, न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में उनको कोसते रहते हैं। वो मिन्नतें करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर चेंज कर दो। गवर्नेंस बड़ी ज़बरदस्त होती थी किसी बार में। मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ PML नून, ना मेरा कोई उनसे कोई वाबस्तगी है, पर यस एक ज़माना था जब टॉप पे गवर्नेंस होती थी आपके पंजाब के सूबे में शहबाज शरीफ साहब की। आज अगर गवर्नेंस है कहीं पर तो सिर्फ और सिर्फ सिंध में है, अगर डेवलपमेंट है तो सिंध में है। तो हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर करने के लिए और ज़्यादा कंपटीशन लाने के लिए हमने चेंजेस किए हैं। हम जो समझते हैं नए चेहरे हम सामने लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे और सिंध काबीना में तब्दीलियों की तालपुर साहब बता रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है और इस परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करने के लिए तब्दीलियाँ की गई हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के जो ओलंपियंस हैं इनकी कारकर्दगी में कोई बेहतरी क्यों नहीं आ पा रही। हमारे जो 10 रुकनी दस्ता गया था, 9 ओलंपियंस ओलंपिक्स से बाहर हो चुके, सिर्फ एक अब अरशद नदीम से हमारे पूरे मुल्क की इस वक्त उम्मीदें हैं कि शायद 29 साल बाद वो हमें कोई तमगा जितवा सकें। अब पूरी कौम की दुआएं उनके साथ। एक ब्रेक के बाद इस इशू पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान के 10 ओलंपियंस और 12 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 22 रुकनी दस्ता वहाँ गया था। 9 ओलंपियंस मुख्तलिफ खेलों में जिन्होंने शिरकत की वो इब्तदाई राउंड्स में बाहर हो गए और सिर्फ इस वक्त अरशद नदीम से जो जैवलिन थ्रोअर हैं उनसे इस वक्त पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें हैं कि उन्होंने इब्तदाई राउंड जीता, उसमें सबसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल राउंड में उन्होंने जगह बना ली। उनके कोच उनसे बड़ी उम्मीदें लगाएं कि मियां चन्नू का ये नौजवान पाकिस्तान को 29 साल बाद कोई तमगा दिला सकता है। लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी पर कि इन जो एथलीट्स है इनको वक्त से पहले ट्रेन क्यों नहीं किया गया। जब अरशद नदीम अब हमारे मुल्क के एक स्टार बन गए, पूरे मुल्क को इस वक्त उन पर फ़ख्र है, तो अब मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ स्टार्स की जानिब से उनके लिए इनामात के ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इनामात उन्हें और दीगर एथलीट्स को वक्त से पहले मिल गए होते तो शायद इन ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर होती। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में जाहिद फारूक मलिक साहब बोल न्यूज़ के मौजूद हैं और ये 8 ओलंपिक्स को कवर कर चुके हैं ख़ुद मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर। इसके अलावा कई वर्ल्ड कप्स मुख्तलिफ खेलों के भी इन्होंने कवर किए हैं। तो जाहिद फारूक मलिक साहब से ज़रा ये जानते हैं कि ये पाकिस्तानी ओलंपिक्स की इतनी बदतरीन कारकर्दगी क्यों है। 29 साल से पाकिस्तान ने कोई तमगा क्यों नहीं जीता। जाहिद साहब, ये क्या जो कोचिंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी है, खिलाड़ियों की तरबियत की कमी है, खिलाड़ियों पर वो बजट खर्च नहीं हो रहा,
जो कि मिलता है स्पोर्ट्स बोर्ड को, इसकी बुनियादी वजह क्या है जो ये हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी है, हमारे एथलीट्स की? थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी जो वजह है वो प्रायोरिटीज़ की है। ना हुकूमत की प्रायोरिटी है खेलों की तरक्की और ना ही आप फेडरेशन के ऊपर। फेडरेशन के ऊपर बरस से लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं। आज ही पाकिस्तान की वजारतें जो बैनुसूबाई राब्ता है उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया आज। उन्होंने कहा है कि जो फेडरेशन है वहाँ पे म्यूज़िकल चेयर का जो खेल है वो जारी है, खेल नहीं हो रहे। और उन्होंने बहुत नाउम्मीदी की और ऐसे वक्त के अंदर उन्होंने बताया है कौम को सच, जब कि पानी जो है वो पुलों के ऊपर से गुजर चुका है। आपने बात की क्यों नहीं हो रही? जो क्रिकेट है एक तो वो सारी खेलों को खा गई है। जो भी बच्चा नया आता है ना, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो शुएब अख्तर बने, वो इमरान खान बने, क्योंकि उसमें बजट बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा है, ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। नहीं, जब 94 में आपने लास्ट मेडल लिया था ओलंपिक्स के अंदर, उस वक्त आप 4 टाइम के चैम्पियन थे। क्रिकेट के भी वर्ल्ड चैम्पियन थे, हॉकी के भी वर्ल्ड चैम्पियन, स्नूकर के भी वर्ल्ड चैम्पियन थे और आप स्क्वाश के भी वर्ल्ड चैम्पियन थे। उसके बाद से तवत्तर के साथ आप देखें कि गेमें जो हैं, खेलें हमारी, वो तंजली का शिकार है, क्योंकि बाकी गेम्स को स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली और बाकी गेम की जो फेडरेशंस हैं उनको भी वो मौके नहीं मिले कि वो टैलेंट हंट करते। फिर उसके बाद 2005 की आती है स्पोर्ट्स पॉलिसी। स्पोर्ट्स पॉलिसी वो इतनी ऐसी तरीके से बनाई गई थी, बहुत अच्छे अंदाज के अंदर, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि 2004 के अंदर 17 करोड़ रुपया बजट था एक खेल का। आज 1 अरब रुपया मिल रहा है इस कौम को, बच्चों को, और उसमें से जो 58 करोड़ रुपया है वो आपका जाता है नॉन डेवलपमेंट बजट, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो तनख्वाहें हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर। जाहिर साहब, ये जितना बजट मिलता भी है, ये क्या एथलीट्स पर वाकई खर्च भी होता है? इनकी ग्रूमिंग पर, इनकी कोचिंग वगैरह पर? इतना खर्च होता है कि 1 करोड़ में से 1 अरब में से 44 करोड़ मौजूदा हुकूमत ने और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जून के अंदर वापस कर दिया था, उसको खर्च नहीं किया था। तो कैसे ग्रूमिंग होगी? ग्रूमिंग इस तरह होती है कि अरशद नदीम 2019 में उन्होंने साउथ एशियन गेम में मेडल लिया, गोल्ड मेडल, और उन्होंने हराया इंडिया के पूजा को। इनकी जेवलिन का जो थ्रो थी 86.29 थी और पूजा की जो थ्रो थी वो 84 मीटर थी। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे प्लेयर ने जो अपनी बेस्ट की है 12 अप्रैल 2021 में अली रज़ा जो टूर्नामेंट था मशहद ईरान के अंदर 86.39। एक तरफ उन्होंने गोल्ड मेडल लेने के बाद कितने सेंटीमीटर उन्होंने तरक्की की है, दूसरी तरफ इंडियन प्लेयर ने जिसकी 84 पॉइंट थी, अब उन्होंने जो थ्रो किया है, बेस्ट किया, वो 88 पॉइंट है। उन्होंने 4 मीटर यानी कि 12 फुट जो है उन्होंने ग्रूम किया और अभी वो ओलंपिक्स में टॉप पोजीशन के अंदर हैं। हम अब सोच रहे हैं कि जो अरशद नदीम है उसने 85 मीटर और 16 पॉइंट की थ्रो की है और 86 की है इंडियन ने। तो हमें शायद इसलिए लग रहा है कि शायद हम मेडल के बड़े करीब पहुँचते हैं। ऐसा एज ए पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए, लेकिन दिस वाज द ओनली क्वालिफिकेशन राउंड। क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर आपने जो टारगेट सेट था 83 पॉइंट समथिंग का, अगर आप अबूर कर जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल के लिए। ठीक है। पहली थ्रो जब अरशद नदीम ने की उन्होंने 78 की और दूसरी थ्रो उन्होंने 85 की। तीसरी थ्रो उन्होंने इसलिए नहीं की कि वो क्वालिफाई कर चुके थे। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो बाकी इसका जो इस टाइम पे बेस्ट इस 12 प्लेयर्स के अंदर जो एथलीट है उसका 96 मीटर का रिकॉर्ड है। उसने भी 80 किस मुल्क से ताल्लुक है सर? उसका FDO का है, जर्मनी के है,
जिनके 96 पॉइंट्स के साथ वो आगे हैं, और इंडिया के जो उनकी बेस्ट है। नीरज चोपड़ा का 88 बेस्ट है जो उन्होंने किया, इसमें उन्होंने 86 किया। जब आपने पहली थ्रो के अंदर 83-80 प्लस कर लेते हैं तो फिर आप अगली थ्रो नहीं करते, जिस तरह अरशद नदीम ने नहीं की, इसी तरह चोपड़ा ने भी नहीं की। चोपड़ा में आपको बता दूं कि पहली थ्रो जो चोपड़ा ने की 86.65 की, जब 86.65 की उन्होंने दूसरी भी नहीं की, उसने तीसरी भी नहीं की। अरशद नदीम ने पहले 78 की और दूसरी 85.16 की, और जब उन्होंने देखा कि नहीं मैं आगे नहीं जाना तो उन्होंने नहीं किया, और वो 85 से ज्यादा कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है। ठीक है, अब नंबर एक बात, ये जो नतीजे हैं इस पर तो ज़ाहिर है जब कल वो नतीजा आ जाएगा इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे, लेकिन ये क्या मामला है कि ये 10 एथलीट्स अभी गए हैं, 12 ऑफिशियल्स गए हैं। जो पिछला ओलंपिक्स हुआ था उसमें 7 शायद एथलीट्स थे और उसमें भी ऑफिशियल्स की तादाद डबल थी। ये ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा क्यों जाते हैं? जब एथलीट्स की परफॉर्मेंस का ये हाल है तो एक कोचिंग स्टाफ इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है वहाँ पर? इस पूरी जो जितने भी ऑफिशियल्स गए हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो मुतलका लोग गए हैं। अगर मैं समझता हूँ तलहा तालब के साथ और 10 कोच गया होता तो 1 किलो का फर्क था। अगर कोच जिसने उसकी कोचिंग की है, जिसने उसको यहाँ तक लेके आया है, वो उसके साथ नहीं गया, फेडरेशन के सेक्रेटरी साथ गए, बैडमिंटन के कोच साथ नहीं गए, बैडमिंटन के सेक्रेटरी साथ गए, शूटिंग के कोच साथ नहीं गए, शूटिंग के आपने देखा कि सेक्रेटरी साथ गए। इसी तरह जो प्लेयर्स के साथ ऑफिशियल गए हैं, अगर उनके साथ कोचेस जाते तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी कुछ और होती है। और ज़ाहिर है ये कौम के सामने ये तमाम सवालात के जवाब किसी हद तक तो आ गए, और आने वाले दिनों में भी इस पर जाहिद फारूक मलिक साहब से हम मुस्तकिल बुनियादों पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ये तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।